नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र राजस्थान का। बीजेपी के पूर्व विधायक सहित 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान करने जा रहे थे प्रदर्शन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पहाड़ पर जीत के बाद कर्नाटक पर कांग्रेस की नजर। पार्टी अध्यक्ष का बयान, बोले दोहराएंगे हिमाचल जैसी जीत। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान की छोटी काशी से आगे बढ़ी। पदयात्रा में उमड़ा जबरदस्त जन सैलाब। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम और अब होगा शपथ ग्रहण। और साथ ही साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर वार। कहा 20 साल से सीएम और पीएम है, फिर भी खुद को गरीब बताते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरह ही कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी की जीत होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के पूर्व विधायक सहित 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान करने जा रहे थे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरा क्षेत्र में प्रदर्शन करने जा रहे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक हीरालाल नागर सहित सैकड़ों किसान व कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद मामला और गर्मा गया और इसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। और यहां पर आपको बता दें कि रोड को जाम उनके द्वारा किया गया और इस मामले में पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ पर जीत के बाद कर्नाटक पर कांग्रेस की नजर। पार्टी अध्यक्ष का बयान, बोले दोहराएंगे हिमाचल प्रदेश जैसी जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृहनगर गुलबर्गा पहुंचे खड़गे ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुटता के साथ काम करने का आग्रह किया। कर्नाटक में अप्रैल मई 2023 तक चुनाव होना है और खड़गे ने कहा कि हमने 10 सूत्रीय कार्यक्रम देकर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। हम वहां अच्छे बहुमत से जीते हैं। कल वहां शपथ ग्रहण समारोह है और यही कारण है कि मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के लिए बाहर गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने गृहनगर गुलबर्गा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का फैसला किया गया है। खड़गे ने कहा कि ये जीत कर्नाटक में भी दोहराई जानी चाहिए। सभी को हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान की छोटी काशी से बढ़ी आगे और पदयात्रा में उमड़ा जबरदस्त जन सैलाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विराम के बाद सुबह राजस्थान के बूंदी जिले के रंगपुर गांव से शुरू हुई और पदयात्रा में सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रवार को पदयात्रा से एक दिन का ब्रेक लिया था और गुरुवार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर पहुंची थी। वहीं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में हर रोज लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग पदयात्रा से जुड़े रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के साथ स्वच्छता के योद्धा, सफाई कर्मी भी जुड़े और अपनी आवाज़ उन्होंने भी बुलंद की। और दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस समय पदयात्रा गलियों और चौराहों से गुजर रही थी, महिलाएं, बच्चे अपने घरों की छतों पर चढ़कर राहुल गांधी को देख रहे थे और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए तो कुछ तस्वीरें खींचते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि रास्ते में रुककर कुछ लोग राहुल गांधी को निहार रहे थे तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पदयात्रा के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए और इस दौरान पदयात्रा में भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं दोस्तों, रास्ते में पदयात्रा को बुजुर्ग भी निहारने लगे। दोस्तों, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जबरदस्त जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल से आ रही है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री
बनेंगे डिप्टी सीएम और अब होगा शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। राजभवन की ओर से जानकारी दी गई है कि शपथ ग्रहण समारोह रविवार को यानी कि आज 1:30 बजे होगा और शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि राज्य में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और इसके साथ ही भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रतिभा सिंह और मनोनीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर वार, 20 साल से सीएम पीएम है फिर भी खुद को गरीब बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से सियासी हमला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, लेकिन वो कितने दिन तक ऐसा कहेंगे। खड़गे ने कहा कि वो निजी रूप से पीएम का सम्मान करते हैं क्योंकि वो देश के पीएम हैं, लेकिन कभी कभी पीएम जब अपनी ही बात रखना चाहते हैं, दूसरों की नहीं सुनना चाहते हैं, तो उस वक्त सवाल उठता है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि वो गरीब हैं, वो इसी जगह से हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, लेकिन एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि फिर तो दूसरी पार्टियां जो वहां प्रचार को जाती है वो बाहर की हो गई। एक प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं कह सकता। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तब मैंने ये कहा कि आप कितने दिनों तक बोलेंगे कि आप गरीब हैं। 13.5 साल तो आप चीफ मिनिस्टर रहे, 9वां साल चल रहा है प्राइम मिनिस्टर हैं आप, फिर भी वही बात दोहराते हैं आप, मैं गरीब हूँ। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि अगर आप गरीब हो तो मैं तो एक दलित हूँ। आपके होटल में अगर आप चाय बनाते थे तो लोग तो चाय पी लेते होंगे, लेकिन दलित का बनाया हुआ तो कोई चाय भी नहीं पीता। और उन्होंने कहा कि देश की वस्तु स्थिति बताने के लिए उन्होंने गुजरात में ये बयान दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर और पीएम मोदी पर हमलावर हैं और बहुत खतरनाक नेता साबित हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त झटका बीजेपी को लगा है, 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है और जो रिवाज बदलने की बात कर रहे थे उनकी नींद उड़ गई है हिमाचल प्रदेश में। और रिवाज तो नहीं बदला, राज बदल गया है और बहुमत के साथ राज बदला है। 40 सीटें कांग्रेस ने जीती है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी का, जिन्होंने वहां पर जबरदस्त मेहनत की थी, उनका भी कद बढ़ गया है और अब लगातार बीजेपी पर हमले जारी हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 15 साल की दिल्ली की एमसीडी की सत्ता भी बीजेपी के हाथों से चली गई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा को बुरी हार हुई। हाँ, ये बात सच है कि गुजरात में भाजपा के हाथ ऐतिहासिक जीत लगी है, लेकिन गोदी मीडिया की तरफ आप नजर डालेंगे तो गोदी मीडिया इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से उल्लेख कर रहा है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन इस बात को जनता को नहीं बता रहा कि बेहद शर्मनाक हार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हुई है और वैसे ही हार हिमाचल प्रदेश में हुई है और उतनी ही शर्मनाक हार उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां के उपचुनाव में भी बीजेपी की हुई है। खास करके अगर मैनपुर सीट की बात की जाए, मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे कैबिनेट नेताओं ने मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, प्रचार प्रसार किया था अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन उसके बावजूद डिम्पल यादव रिकॉर्ड वोट से यहाँ पर जीती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें आप तक पहुँचा करें सबसे तेज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़ सकते, कम से कम ड्रामा तो करो, जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM की एंट्री के बाद ओवैसी और मुस्लिम वोटों की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि परिणामों में ओवैसी की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। बीते कुछ विधानसभा चुनावों से देखा जा रहा है कि AIMIM कुछ सीटों पर उतरती जरूर है। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा और पीएम मोदी के अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी हमला करने से नहीं चूकते और आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में सवालों का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भाजपा को मुसलमान विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम उनका साथ देने का ड्रामा तो करें। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान नेता का नाम नहीं लिया जा रहा। ओवैसी ने कहा कि आप ना तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेते हैं, ना हुसैन अहमद मदनी का, जौहर ब्रादरान को, शहीद अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लिया जाता।
और दोस्तों आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास सबका बकवास है। आखिर मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आप क्यों डर रहे हैं? अरुण जेटली का जुमला याद आता है कि ओरिजिनल हमारे पास है, क्लोन को क्यों लेंगे? तुमको मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, लेकिन 20 करोड़ की आबादी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हाथ नहीं पकड़ सकते, तो कम से कम ड्रामा तो करो। ये तो वो भी नहीं करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। हिमाचल की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मिली करारी हार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ बीजेपी दल को इस चुनाव में प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में करारा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों 4 लोकसभा क्षेत्र में से 3 में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में से 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश को बीजेपी से छीन लिया है और राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित हुए। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस की अच्छी तरह से जीत नहीं बल्कि भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है। आपको बता दें कि 4 में से 3 लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है और अगर यही स्थिति रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान कम से कम हिमाचल प्रदेश से होना तय माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया सरकार की नाक में दम। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा होने दीजिए और इस स्तर पर सरकार पर आरोप लगाना, विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनावश्यक है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है राज्यसभा में। आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये कानून आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी सोनिया गांधी, सोमवार से राजस्थान में होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने राज्य की आम जनता के दुख दर्द को समझकर मोदी सरकार के सामने उसको ला रही है और इसी को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान में समय बिता रही हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होंगी तो रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि वो अपना जन्मदिन मना रही हैं और हम सभी उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ये संभव है कि वो 12 दिसंबर को यात्रा में शामिल हों। उनका कहना था कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी निजी क्षण के हकदार हैं और निजता का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला शक्ति पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। सोनिया गांधी अक्टूबर महीने में कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पद यात्रा की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी में सरकार पर भारी पड़ा सैफई परिवार, सीएम समेत पूरी कैबिनेट ने किया था प्रचार, फिर भी भाजपा को मिल गई हार। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में पूरी सरकार पर सियासत का सबसे बड़ा परिवार भारी पड़ गया है। एक और जहां मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मैनपुरी में उतरी, तो वहीं सपा ने भी परिवार समेत अपने प्रदेश भर के नेता उतार दिए और इस सियासी घमासान का परिणाम बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद सामने आया तो सरकार पर सियासत का सबसे बड़ा परिवार भारी पड़ गया। लाख जतन के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को हार मिली। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। वर्ष 1996 में सपा के खाते में रही मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के बगैर पहला चुनाव था और ऐसे में बीजेपी हर हाल में इस बार सपा के गढ़ में कमल खिलाना चाहती थी और इसी के चलते भाजपा ने सपा से सांसद और विधायक रहे रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार भी चुनावी मैदान में उतर गई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं को संबोधित किया, तो वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 से 3 दिन तक प्रवास कर जनसंपर्क और सभाओं को संबोधित किया। मैनपुरी सदर सीट से विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राकेश सचान, गिरीश चंद्र यादव, बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, दयाशंकर सिंह समेत पूरी कैबिनेट और मंत्रिमंडल ने भाजपा के पक्ष में मैनपुरी में प्रचार किया था, लेकिन यहां पर भाजपा की
करारी हार हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से डिम्पल यादव जीत गई हैं। और इसके बाद यहां पर आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी यूपी की सरकार पर सिर्फ सैफई परिवार भारी पड़ गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सभी धर्म की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की जाए, महिला आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांग लिया जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग की गई थी, भले ही उनका धर्म या व्यक्तिगत कानून कुछ भी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत में प्रचलित कानूनों के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य आयु में वृद्धि की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये कानून सही है और सभी धर्म की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई भूखा ना सोए, सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी, गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। गहलोत ने इस बारे में एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं। हमारी केंद्र सरकार से निरंतर मांग रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का दायरा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई भूखा ना सोए के संकल्प के साथ सभी को भोजन उपलब्ध कराया। उन्होंने लिखा कि आज भी राज्य में करीब 900 इंदिरा रसोई संचालित हैं, जहां 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, जिसमें राज्य सरकार 17 रुपए प्रति थाली अनुदान देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से ये भी सुनिश्चित करने को कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी से दूर रहे कार्यकर्ता, बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले CPIM का सख्त आदेश। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सख्त आदेश जारी किया। इसके तहत कार्यकर्ताओं को भाजपा से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कर दिया कि वो बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से किसी तरह की राजनीतिक समझ न बनाए। गौरतलब है कि बंगाल में पंचायत चुनाव 2023 की शुरुआत में होने वाले हैं और ये फैसला CPIM की स्टेट कमेटी की 2 दिन तक चली मीटिंग के बाद लिया गया। CPIM के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सालिम ने शुक्रवार को कहा कि ये फैसला सभी स्तर पर लागू होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुटखा छोड़ें, विकास पर ध्यान दें, बीजेपी सांसद को अखिलेश यादव की नसीहत। चाचा शिवपाल को लेकर कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को लायन सफारी पहुंचे। शेरों का हाल जानने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों को लेकर अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। मतदाताओं ने वोट देकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और हर वर्ग के लोगों ने सहयोग और समर्थन किया है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि उनको हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी। वो समाजवादी पार्टी में हैं और उनको जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट से पहले अशोक गहलोत ने किसानों के साथ की बैठक, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह दी ये बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के साथ बड़ी बैठक की है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राजस्थान सरकार की ओर से बजट पेश किया जाने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही कारण है कि इस बार अशोक गहलोत सभी वर्गों को साधते हुए बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने किसानों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने भाजपा पर भी जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में आलोचना सुनना चाहिए। हम भाजपा वालों की तरह नहीं हैं जो आलोचना को बर्दाश्त न कर पाएं। हम इसे सुनेंगे और इसमें सुधार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की हार, सीएम जयराम रमेश ने सौंपा इस्तीफा, कांग्रेस में जीत का जश्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव परिणामों पर कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि मैं लोगों से उस तरह का समर्थन देख सकती हूं जैसा दिवंगत वीरभद्र सिंह को मिला था। हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कहा कि हम हिमाचल चुनाव जीत चुके हैं। मैं जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हीं के प्रयासों से ये परिणाम आया है। मैं प्रियंका गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इसमें हमारी मदद की। सोनिया गांधी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो चुका है और आपको बता दें कांग्रेस बहुमत के साथ 40 सीटों पर जीत चुकी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कुछ विधायकों को तोड़ लेगी, वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इस तथ्य को लेकर जागरूक है और अलर्ट मोड पर है और अपने विधायकों से लगातार संपर्क में है और उनको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की सोच रही है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा दिखाया है इस बार और मिशन रिपीट का सपना चकनाचूर हो चुका है बीजेपी का और फिर से एक बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डिंपल यादव की जीत के बाद चाचा शिवपाल यादव ने भरी हुंकार, मुट्ठी अब बंध चुकी है। 2027 तक रहेंगे एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव की रिकॉर्ड वोटों से जीत हुई है। इस जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि मेरी बात सही साबित हुई है। जसवंत नगर ने इस चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिवपाल सिंह ने कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ ये जनता की जीत है और उन्होंने कहा कि जनता को जितना प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया गया उसी का जवाब इस चुनाव में जनता ने दिया है। जीत के बाद बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले जो बात कही थी वो इस चुनाव परिणाम में सच हो गई है। उन्होंने कहा कि अब लोहियावादी, अंबेडकरवादी, चरण सिंहवादी सभी एक हो रहे हैं और इसका असर आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिखाई देगा। इस दौरान शिवपाल यादव बोले कि देखिए अब हमारी मुट्ठी बंध चुकी है, हम सभी एक हैं, पूरा परिवार एक है और मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा, वो कोई भी जिम्मेदारी हो। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा और सपा भी एक हो जाएगी, पूरा परिवार एक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 2027 तक प्रदेश की राजनीति में ही रहूंगा, मुझे राष्ट्रीय राजनीति नहीं जाना। ऐसे में प्रदेश में पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा।